The highest education is that which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence. Hello students, welcome to my YouTube channel Success Sarathi. Myself नाम्या कत्याल. ये कोटेशन से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनकी आज 160वीं वर्षगांठ है, मतलब उनका 160th बर्थडे है। महान विश्व गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तथा उनकी उपलब्धियों और उनकी उपाधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंडर। आज के समय में उसको कोलकाता कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। उनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर था तथा उनकी माता जी का नाम शारदा देवी था। उनके जन्म के कुछ समय बाद बहुत ही छोटी उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनका लालन पालन उनके घर के नौकरों चाकरों द्वारा किया गया। बचपन में उन्हें सभी प्यार से रवि बुलाते थे तथा वह अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उनको कानून की शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1874 में बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय, एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया, प्राइवेट स्कूल में और विश्वविद्यालय में, तथा 1880 में वह कानून के अध्ययन के लिए लंदन के विश्वविद्यालय गए, परंतु 1880 में वह वहां से बिना डिग्री प्राप्त किए वापस अपने वतन भारत लौट आए। ऐसा कहा जाता है, यह सत्य है, कि केवल 9 वर्ष की आयु से ही उन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया था और उनकी पहली रचना मात्र जब वह 11 वर्ष के थे तब प्रकाशित हुई। टैगोर के परिवार के बैकग्राउंड की वजह से उनकी रचनाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ा, यानी कि वह इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति बने, इतने मल्टी टैलेंटेड थे, तो वो केवल उनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि उनके पिता जो थे और उनका पूरा जो टैगोर परिवार था वो बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। साहित्य पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था उन्होंने और संपूर्ण परिवार में भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत ही अधिक रुझान था। उनके भाई बहन सभी लोग साहित्य के प्रति बहुत रुचि रखते थे। 1886 की आयु में उनका विवाह हो गया और उनकी पत्नी का नाम था मृणाली देवी। 1886 वर्ष में उनका विवाह संपन्न हुआ मृणाली देवी के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी पूरी फैमिली, इनके सभी भाई बहन, ये 13वीं संतान थे अपनी माता पिता की, तो सभी मोस्टली भाई बहन जो थे वो बहुत ही अच्छे से शिक्षित हुए थे, मतलब बहुत ही टैलेंटेड थे। इनकी तो उपाधियों का और मल्टी टैलेंट का क्या ही कहना। इनकी बहन थी स्वर्णा कुमारी,
जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट बनी, उपन्यासकार की बहन। और इनके दूसरे नंबर के जो बड़े भाई थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर दूसरे नंबर के बड़े भाई थे। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज, ICS जिसे बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, ज्वाइन की थी, पहले भारतीय। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उस पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, या रविंद्रनाथ टैगोर के भाई का नाम बताइए जो सिविल सर्विसेज में नौकरी करते थे। तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनके एक और बड़े भाई थे जिनका इनके जीवन में बहुत योगदान रहा, वह थे हेमेंद्र नाथ टैगोर। कौन? हेमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, हेमेंद्र नाथ टैगोर कैसे इनकी शिक्षा में इन्होंने योगदान दिया? इनको शारीरिक रूप से बल तो प्रदान किया, शारीरिक रूप से उनको दृढ़ता प्रदान की, उनको जिम्नास्टिक सिखाया, जूडो, कुश्ती, तैरना सिखाया, प्लस उनकी जो शिक्षा थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी उनका साथ दिया। भाई वह मल्टी टैलेंटेड थे, तो मल्टी टैलेंटेड होने का क्या कारण था? क्योंकि उनको अनेक विषयों में रुचि थी, जैसे कि ड्राइंग, बायोलॉजी और भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी लिटरेचर एंड सो ऑन। इंग्लिश, संस्कृत भी उन्हें बहुत पसंद थी। इतने सारे विषयों के ज्ञाता, और प्लस वे नॉवेलिस्ट थे और एक कहानीकार थे, उपन्यासकार जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और गद्य और पद्य दोनों में रचना करते थे। छोटी छोटी पोएम्स, मिनी पोएम्स जिसको कहते हैं, वह लिखते थे। और मिनी पोएम्स तो बेसिकली नहीं, पर मिनी स्टोरीज लिखते थे जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी बहुत सी कृतियों का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसकी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। और उसी वजह से इनके नाम के आगे आज हम विश्व गुरु की उपाधि जोड़ते हैं। भाई एक इंसिडेंट था इनकी लाइफ में कि इनको पोएम्स और कहानियों या महान लेखकों की जीवन गाथाओं के बारे में, कालिदास, हमारे श्री गुरु नानक देव जी, उन सब के बारे में इतनी रुचि क्यों हुई बाणी और गद्य पद्य में? तो वो एक और इंसिडेंट था कि एक महज 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ भारत भ्रमण पर निकले थे। इन्होंने अपना जो घर था कोलकाता में, उसको छोड़कर फरवरी सन 1873 में यात्रा शुरू की थी। अमृतसर से डलहौजी की पहाड़ियों के सफ़र के लिए निकल गए थे। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, जो हिमालय की पर्वत की वादियों में छुपा हुआ है। वहाँ पर इन्होंने, जब ये अमृतसर पहुँचे तो वहाँ ये लगभग 1 महीना रहे और उन्होंने जीवनी, इतिहास, खगोल, विज्ञान, संस्कृत आदि का अध्ययन किया। वहाँ पर उन्होंने कालिदास की कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की। 1873 में, जब मैंने जैसे बताया कि 1 महीना जब वे अमृतसर में रुके, लगभग उस साल का 1 महीना इन्होंने अमृतसर में बिताया, और उस पूरे महीने दोनों पिता और पुत्र, रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके पिता, दोनों ही अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो सुप्रभात की गुरबानी होती थी और नानक बानी जो होती थी,
उससे बहुत प्रभावित हुए और दोनों ही नियमित रूप से गुरबानियों को गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में जाया करते थे। इस घटना के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो गोल्डन टेम्पल में कि वो प्रभावित हुए गुरबानियों से और कालिदास की कविताओं से। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम है मेरी यादें। कब प्रकाशित हुई है? 1912 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कृतियां, इनकी रचनाएं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि महज 9 साल की आयु में इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। मतलब बचपन से ही इनको लिखने का बहुत शौक था और मल्टी टैलेंटेड, हर सब्जेक्ट में मल्टी टैलेंटेड थे। प्लस साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विद्या होगी जिनमें इन्होंने रचना नहीं की हो, जैसे कि गान, कविता, छंद, नाटक, उपन्यास, प्रबंध, कथा और बहुत कुछ। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूदा संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूप से उभरकर सामने आते हैं। उनकी कुछ बहुत ही फेमस रचनाएं रही, वैसे तो सब कुछ ही उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पर कुछ प्रमुख रचनाएं हम पढ़ेंगे, जैसे गीतांजलि। गीतांजलि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उनको उपाधि मिली थी, नोबेल प्राइज मिला था उनको। और गीताली, शिशु, गौरा, जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला। जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला प्लस गीतांजलि, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रचनाएं हैं जो उनको विश्व प्रसिद्ध बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गीतांजलि मैंने पहले ही बता दिया कि उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे वापस से बताऊंगी उनकी उपाधियों में और उपलब्धियों में। जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला, जो जनगण मन, एज ऑल वी नो, हम सबको पता है कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, राइट। पहली बार मैंने आपको नारे वाली वीडियो में बताया था कि कब गाया गया ये पहली बार गाया गया था जनगण मन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, राइट। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तब ये हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम नहीं बना था। क्यों? क्योंकि हमारा भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था। संविधान सभा ने पूरा संविधान तैयार करने के बाद उसको लागू करने के ठीक 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को हमारे संविधान निर्माताओं ने जनगण मन, जिसका ओरिजिनल नाम है, बंगाली में इसको रचना की गई थी, ओरिजिनल नाम है भारत भाग्य विधाता। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसके बीच में लाइन आती है भारत भाग्य विधाता, तो वही इसको टाइटल दिया गया था, भारतो भाग्य विधाता। पर फैक्ट्स वापस से रिपीट करेंगे। जनगण मन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है। 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और पहली बार आज़ादी से पहले या फिर सबसे पहले इसको जनगण मन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ओरिजिनली ये जो कंपोज हुआ है वो बंगाली लैंग्वेज में हुआ है, जिसका टाइटल था भारतो भाग्य विधाता। नेक्स्ट आता है हमारा अमार सोनार बांग्ला। देखिए, जनगण मन
हमारे इंडिया का नेशनल एंथम, एंड अमार सोनार बांग्ला जो था वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम। मतलब पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे कोई कवि, ऐसे कोई लेखक, ऐसे कोई रचनाकार नहीं हुए जिन्होंने, जिनकी राइटिंग को, जिनकी पोएम्स को, कविताओं को एक नहीं दो देशों के नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया। अमार सोनार बांग्ला कहाँ का? बांग्लादेश का। इनको बहुत सारी उपाधियों, सम्मान, पुरस्कारों से नवाजा गया। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। अकेले ऐसे भारतीय जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। और सबसे बड़ी बात, जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, तो ये एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को रिसीव किया। आगे एक और इनको उपाधि मिली थी जो कि 1915 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई थी। वो थी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि थी। पर ये उपाधि हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। क्यों लौटा दी थी? अगर कभी आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा हो तो शायद उसमें जाना होगा। अगर नहीं जाना तो मैं बता देती हूँ कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हमारी देश की मानवता, या ये कह लो कि देश की क्या, मतलब मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा प्रहार था, बहुत बड़ी बुराई की बात थी। और उसमें बहुत से मासूम लोगों की जान गई थी। उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे इतिहास में ब्लैक डे, एज अ ब्लैक डे उसको बोला जाता है। वैसे तो वैसाखी का दिन था, सिखों का बहुत बड़ा पर्व होता है, पर वो 1919 का जो 13 अप्रैल था वो बहुत ही बुरा दिन हमारे इतिहास का माना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद हमारे गुरुदेव जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, इस सम्मान को वापस लौटा दिया था। क्योंकि गुरुदेव का कहना था कि जब इंसानियत ही नहीं है तो उपाधियों का क्या काम, इंसान में इंसानियत ही नहीं बची तो उपाधियों का क्या काम। आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की जो उपाधि दी थी वो हमारे भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई, तथा हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता थे उनको महात्मा की उपाधि गुरुदेव ने दी थी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राइट, फैक्ट्स याद रख लो कि गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव, यानी कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब तक मैंने पहले ही बताया कि मानवता को सर्वोपरि रखते थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने कहा भी था कि जब तक मैं जीवित हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर और गांधी जी के बहुत से विचार, कुछ विचार मिलते थे पर काफ़ी विचारों में मतभेद था, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी का पूरा सम्मान करते थे। अब हम उनके लाइफ के लास्ट टाइम की, एंड पीरियड की बात करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा एक उनका योगदान रहा शांति निकेतन बनाने में। शांति निकेतन 1901 में, गुरुदेव ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी। राइट, शांति निकेतन की नींव रखी। या फिर 1901 में गुरुदेव जो थे वो अपना सियाल दह छोड़कर शांति निकेतन
आके बस गए। प्रकृति की गोद में, पेड़ों बगीचों के बीच और लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। उनको पुस्तकों से बहुत प्यार था और यहाँ उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बनाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनवाई गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई, गुरुदेव के द्वारा। और यहाँ उन्होंने अपनी बहुत सी रचनाओं का वर्णन किया। यहीं पर उन्होंने एक अपने अंदर के एक आर्टिस्ट को जन्म दिया और उनको चाइल्ड आर्टिस्ट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीलिंग्स को लेकर काम किया। विश्व भारती कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह कला यूनिवर्सिटी थी। मतलब ये कला प्रेमियों के लिए, आर्टिस्ट के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई गई। वो स्वयं भी बहुत बड़े कला प्रेमी थे। रविंद्रनाथ जी ने करीब करीब 2230 गीतों की रचना की है और रविंद्रनाथ आज भी बांग्ला संस्कृति ही नहीं बल्कि रविंद्रनाथ जी को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो जैसे अपनी रचनाएं करते थे, कविताएं वगैरह लिखते थे फीलिंग्स को लेकर, पूरा फीलिंग के साथ, वैसे इनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो भी फीलिंग्स पर ही बेस्ड होती थी, राइट। और इनकी मेन पेंटिंग्स है वुमेन, हेड स्टडी, वुमेन फेस। जो विमेन है, वुमेन जो इनकी पेंटिंग है वो 1940 की है। एंड हेड स्टडी जो है, हेड स्टडी ये एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में बनाई गई है। ज्योमेट्रिक स्टडी के लिए, शेप्स वगैरह की स्टडी को करने के लिए इन्होंने बनाई थी हेड स्टडी। तब पूरे हेड का उसमें स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि 1929 की है। और इनका एक है वुमेन फेस 1931, वुमेन फेस 1931। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को ही। इन्होंने अपना जीवन का अंतिम समय, आखिरी जो जीवन के पल थे, जब इन्होंने अपने अंदर के आर्टिस्ट को उभारा, वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं अदर आर्टिस्ट को उभरने के लिए जगह दी, यानी कि यूनिवर्सिटी बनाई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और बहुत ही सुंदर नेचुरल व्यू के अंदर उन्होंने बनाई। आज भी बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी। बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अपने आखिरी समय में भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी। 1941 में इनकी मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 को। और उस समय में भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं की। मेनली इन्होंने, मैं बार बार बताऊंगी कि इन्होंने अंतिम समय में अपनी आर्टिस्टिक, अपनी ड्राइंग पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो थी वो 7 मई की हिस्ट्री के बारे में थी। थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी वगैरह, उस पे मैं रेगुलरली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। डेली का आपको कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel, like, comment and share.